औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, आज मैंने तारीख़ पे बात करनी कि तारीख़ को आखिर इतना बेरहम क्यों कहा जाता है और तारीख़ को इतना बेपरवाह क्यों कहा जाता है। क्योंकि तारीख़ ने तो अपनी तारीख़ को दोहराना होता है या फिर अपनी तारीख़ को बनाना होता है, और वो किसी पर भी रहम नहीं करती। जो असल चेहरा होता है इंसान का, वो तारीख़ खोल कर रख देती है आने वाले वक्तों में। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी एक तारीख़ है जिसको दोहराया जा रहा है या कि उसको बनाया जा रहा है। इस पर बात करनी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जो शाहीन का निशान अलाट किया गया है, क्या ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार के ख्वाब देख रही हैं? शाहीन का इंतखाबी निशान, मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि आखिर शाहीन का ही इंतखाबी निशान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों अलाट किया गया, और या क्या ये कोई किसी के लिए ख़तरे की घंटी है, या कि फिर उसी तरह शाहीन फिर दोबारा फलाह में और वो कहते हैं ना बुलंदियों पर परवाज़ कर जाएगा। शाहीन की तो आदत है को परवाज़ ही अपनी बुलंदियों पर करता है। जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उनकी पार्टी को शाहीन का इंतखाबी निशान अलाट किया गया तो शाहीन तो परवाज़ कर गया और फिर एक नई जो दूसरी जमात थी वो इक़्तिदार में आ गई। मोहसिन स्पीड और गौहर इजाज साहब अभी पाकिस्तानी मीडिया पर बैठे हुए थे और बड़े ही अच्छे ऐलानात और बड़े दिल खुश कर देने वाली बातें उन्होंने की। मोहसिन स्पीड वाकई पाकिस्तान में बड़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर बेहतरीन वजारत आला जो अंजाम दे रहे हैं, और इसका एतराफ़ मियाँ शहबाज शरीफ ने खुद किया है कि लोग कहते थे शहबाज स्पीड, लेकिन मैं कहता हूँ मोहसिन स्पीड। तो उस दिन से लोग इनको मोहसिन स्पीड कहना शुरू हो गए हैं। गौहर इजाज ने उनको बहुत बड़ी ऑफ़र दिया है कि अगर आप काटन की पैदावार की सलाहियत इसी तरह बढ़ाते जाएं तो हम 1 अरब रुपया आपको सालाना की बुनियाद पर दे सकते हैं, जो कि सिर्फ काश्तकारों की मद में है या उनकी जो रिसर्च है आप उस पर इस्तेमाल करें, ना कि इनको आप अपने इदारे की तनख्वाहों की मद में अदा करें। बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया और बड़ी अच्छी मदद करने की कोशिश की है पाकिस्तान की हुकूमत की और बिलखसूस पंजाब हुकूमत की, तो बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। 164 के बयान के बारे में मैं नईम पंजोता साहब को सुन रहा था कि नईम पंजोता साहब कहते हैं कि 164 के बयान की कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं होती, बिलखसूस उस वक़्त जब कोई आदमी अपने घर से गायब हो और वो चंद माह के बाद या चंद दिनों के बाद अपने घर में वापस आए और वो कहे कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से गया हूँ, तो वो उस पर किसी भी चीज़ का प्रेशर हो सकता है। मेरा नईम पंजोता साहब के सवाल है, मैं कोई बहुत ज़्यादा कानून को नहीं समझने वाला बंदा, लेकिन क्या मुझे ये बताएं कि मेरा कोई बंदा सर फाड़ देता है, मेरा कोई बंदा खुदा न खासा टांग तोड़ देता है, और मैं अगर कोई कानूनी प्रोसेस उस बंदे के ख़िलाफ़ या जो भी वो कोई ग्रोह हो उसके ख़िलाफ़ करना ही नहीं चाहूँगा, तो कानून में कोई ऐसी शीख मौजूद है कि मुझे मेरे घर की दहलीज पर आकर इंसाफ दिया जाए? बिल्कुल भी ऐसी कोई शीख नहीं है और ना ही ऐसा कोई कानून है। देखिए, जो लोग अपने इंटरव्यू दे रहे हैं या जो लोग मंजरेआम पर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि नईम पंजोता उन्हीं की बात कर रहे थे। तो जनाब, जब आप खुद ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ, तो उसका मतलब यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से गए हैं। और 164 का जो बयान है, जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक जब वो लिया जाता है तो पूरी अदालत के अंदर एक भी फ़र्द मौजूद नहीं होता। तमाम जो लोग हैं उनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब उसको अपने कमरे में बिठाकर उससे ये बार बार पूछते हैं कि आप बताएं, यहाँ पर कोई प्रेशर है, आपको किसी ने डरा कर रखा है, तो आप 164 का जो बयान है, आप वो एक बड़ा आपका राज है, वो आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जनाब, मुझे किसी ने नहीं डराया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ये हादसा किस तरह हो गया, तो फिर मैं किसके ख़िलाफ़ कोई अपील कर सकता हूँ या मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई केस कर सकता हूँ, या अदालत अपने तय फैसला करेगी नहीं जनाब, ये जो मामला हुआ है ये तो नईम पंजोता साहब ने किया है, आप अब बोले ना बोले, हम तो इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो जनाब अपना तर्जमान है ना, मुझे उन पर बड़ी हंसी आती है। तमाम मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं वो ऑन करते हैं, वो ऐसे शो करते हैं कि जैसे सारी कार्रवाई के पीछे हम हैं। ओ भाई, अकल के अंधो, क्या तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है? क्या इस वक्त तुम्हारी हुकूमत है? क्या इस वक्त तुम इक़्तिदार में बैठे हो? तुम इन बातों को क्यों ऑन करते हो और क्यों बहस करते हो? आपके पास तो सादा सा सवाल है। जब आपसे ये सवाल किया जाता है कि जनाब हमारे बंदों को किस तरह किया जा रहा है, आप अपना रोना शुरू कर देते हैं, जी हमारे साथ आपने ऐसा किया, हमारे साथ आपने। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो काम हो रहे हैं ये आपकी रज़ा से हो रहे हैं और आप इसको ऑन करते हैं। आप सीधा कहें कि भाई हम ना हुकूमत में हैं, ना हमारा हुकूमत से कोई लेना है देना है, हम तो अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने बहसना है और एक बेजा बहस जो है उसको अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश करनी है और किसी भी लॉजिक के बगैर करनी है।
مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس وقت حکومت میں، یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ سانحہ 9 مئی ہو جاتا ہے اور آپ کو مجبوراً عمران خان کو گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ آپ میں تو اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ عمران خان کو گرفتار کر سکیں۔ عمران خان اتنے ظالمانہ بیان دے رہے تھے، اور ان ظالمانہ بیانات کی وجہ سے آج وہ جس نیج پر کھڑے ہیں ان کے اپنے بیانات ہیں، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جب میاں نواز شریف کو 2018 سے اقتدار سے دور کیا گیا تو اس وقت وہ جیل میں تھے، اور آج آپ مکافات عمل دیکھیں جب عمران خان کو اقتدار سے دور کیا جانے والا ہے اور کنفرم وہ اقتدار سے باہر ہیں، تو آج عمران خان بھی اسی پوزیشن پر اور اسی جیل میں ہیں۔ یہ ہوتا ہے مکافات عمل، اور یہ ہوتی ہے ایک تاریخ۔ جب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو بالکل اسی طرح دہراتی ہے، اور جب تاریخ اپنے آپ کو بناتی ہے تو وہ بھی اسی طرح بناتی ہے۔ آج ایک تاریخ بن چکی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ انتقام کی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ اپنی لڑائیوں سے باہر آ کر عوام کے جو بل ہیں، پیٹرول ہیں، ان پر دھیان دیں تو عوام جو آپ کی جانب جو ہے متوجہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی لڑائیوں میں الجھے رہے تو عوام تو بیچارے آگے ہی بڑے بے بس اور لاچار ہیں۔ عوام کا خیال کریں، نہ کہ اپنی ان بے جا جو بحث ہے اس کا جو ہے اس میں آپ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ پالیسیاں دیں، ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں کو پالیسیاں دیں، جس طرح آج گوہر اجاز صاحب نے پالیسی دی، بالکل بہت ہی شاندار پالیسی تھی، اور انہوں نے ملک اور وقار کی خاطر یہ فیصلہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو تنظیم ہے وہ 1 ارب روپیہ آپ کو سالانہ دینے کے لیے تیار ہے اگر آپ جو ہے نا کپاس کی جو پیداوار ہے اس کی پیداوار کو آپ بڑھائیں۔ آپ اس طرح کی پالیسیاں دیں، لیکن نہیں ہم نے بھیجا سر پٹکانا ہے، نہ کسی کا سر ہے نہ کسی کا پاؤں ہے، لیکن کیونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو اس وقت ہمیں تو شو کرنا ہے پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری۔ کرتے رہیں شو، پھر تاریخ ہے، اس تاریخ پر ضرور نظر رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں ہمیشہ اسی طرح آپ کے لیے اچھی نیوز جو ہیں، اور میری گہری باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ میری باتوں کو سمجھیں گے سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ زندہ باد جی پاکستان، میرے ادارے پائندہ باد۔